व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के नए अध्याय जिसमें जानेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तथा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है नॉलेज की दृष्टि से भी, और आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट पूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे तथा उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न इससे है, मानव शरीर क्रिया यानी मानव फिजियोलॉजी से हमन फिजियोलॉजी से प्रश्न पहला है, मनुष्य के कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य में जो अस्थियां हैं, अस्थियां को हम लोग हड्डियां भी कहते हैं। तो यहाँ पे हड्डियां का उपयोग क्या है, कहीं कहीं आपको अस्थियां भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको उससे घबराना नहीं है, ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में है 212, 206 और 202 और 200। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य में कुल अस्थियां यानी जो हड्डियां होती है वो कितना होता है। तो अगर वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो एक वयस्क मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन क्या यह शुरू से ही 6 होती है? नहीं, ये वयस्क होने पे होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो शिशुओं की हड्डियों की संख्या होती है, उसमें अस्थियों की संख्या वह 270 से 300 के करीब में होती है। तो वह भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है कि नवजात शिशुओं में जो अस्थियों की संख्या या हड्डियों की संख्या क्या होती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पूछा मनुष्य में कुल, तो ऑप्शन नंबर 206 हो जाएगा वयस्क मनुष्य में। और वही नवजात की बात की जाए तो 207 से 270 से 300 देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। ये इसमें भी ऑप्शन में 206 है, 300 है, अब 350 है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो होती है अस्थियों की संख्या यानी हड्डियों की संख्या होती है 270 से 300 के करीब में होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त हो जाएगा, और 300। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 में करा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो अस्थियां अभी हम लोग देखें, अस्थियां का अर्थ हुआ अथवा हड्डियां। तो अस्थियां पूछे या हड्डियां पूछे वही बात है। तो मनुष्य में हड्डियों खोपड़ियों में कितनी अस्थियां होती, तो अगर मनुष्य के खोपड़ी की टोटल बात की जाए तो खोपड़ियों में टोटल कितना होता है, वह 29 अस्थियां होती है। और उस 29 अस्थियों में जो होता है, जो कपाल के निर्माण में होता है, वो 8 जो होती है, वह 8 अस्थियां वो कपाल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करती है। और वह क्या करती है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। अब बच गया इसके अलावा क्या करती है, जैसे 29 हम लोगों ने देखा, तो 8 तो कपाल को निर्माण में जो मस्तिष्क को सुरक्षा देती है, और बाकी जो 14 अस्थियां होती है वो चेहरे के निर्माण में अपना भूमिका अदा करती है, और बाकी जो 6 अस्थियां होती है वो कर्ण में यानी कर्ण पटल में वो भूमिका अदा करती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का खोपड़ी में कितनी अस्थियां, तो खोपड़ी में जो टोटल है 29 हड्डियाँ। लेकिन यहाँ प्रश्न ये थोड़ा सा होना चाहिए कि जो खोपड़ियों में जो कपाल में महत्वपूर्ण भूमिका होता है वो 8 अदा करता है। तो ये था इसका, थोड़ा सा इसमें और क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि खोपड़ी में जो कपाल के निर्माण में कितनी अस्थियाँ उसकी भूमिका होती है अस्थियों की। नेक्स्ट 4 में देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितनी जोड़े होते हैं। अब करा मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं। तो अब पसलियों की उभर हम लोग खोपड़ियों के बारे में देखा, जिसमें से हम लोगों ने जाना कि 29 उसमें अस्थियां होती है खोपड़ियों में, जिसमें 8 कपाल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग जानेंगे जो मानव कंकाल होता है, मानव जो कंकाल तंत्र होता है उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। कंकाल तंत्र को एक अक्षीय कंकाल बांटा गया है, और दूसरा जो है वह उपाक्षीय यानी उपांगीय कंकाल। तो एक अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। तो अगर आप अक्षीय कंकाल की बात करेंगे तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं, तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत में आपको देखने को मिल जाएगा खोपड़ी मिल जाएगा, मेरुदंड मिल जाएगा और पसलियाँ मिल जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए थे। तो वो अक्षीय कंकाल में आता है। तो ये इस तरह से मानव कंकाल का जो विभाजन किया गया एक अक्षीय में और उपांगीय में। तो अक्षीय कंकाल में आप आएंगे तो अक्षीय कंकाल में आपको पहला खोपड़ी, मेरुदंड और पसलियाँ देखने को मिल जाएगा। खोपड़ी के बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा, अब हम लोग पसलियों के बारे में जानेंगे। तो पसलियों की बात की जाए तो कुल जो होते हैं टोटल 24 पसलियाँ होती है, और जोड़े की बात की जाए तो 12 जोड़ी हो गया। तो इस तरह से जो होती है ये अस्थि में जो कंकाल को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा उसको प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मानव के शरीर में कुल जो पसलियाँ होती है वो 24 पसलियाँ होती है। अब इस पसलियों को हम लोग जब आगे और भी प्रश्न आएगा तो उसमें से हम लोग को देखेंगे किस तरह से पसलियाँ जो होती है वह क्या करती है, सुरक्षात्मक भूमिका में किस तरह से अपना वह योगदान देती है। जिसमें से 24 पसलियों यानी 22 जोड़ी होता है, जिसमें से 1 से 7 जोड़ा जो होता है यानी 14 पसलियाँ होता है, जो पीछे के लिए मेरुदंड के किसी वक्ष के सिरुका के साथ होता है। फिर उसमें कुछ देखेंगे फ्लोटिंग उसमें पाया जाएगा, है ना,
फ्लोटिंग अस्थियाँ पाया जाएगा, मतलब तैरते हुए जो नीचे दो होगा। तो उसकी और भी हम लोग डिटेल में इसको पसलियों के बारे में देखेंगे कि जो पसलियाँ होती है 12 जोड़ी, सॉरी ये कितना था, 14 जोड़ी था, है ना। तो 14 जोड़ी हम लोगों ने देखा था, 14 नहीं 12 जोड़ी ही, 12 जोड़ी जो पसलियाँ था, यानी कि टोटल 24 पसलियाँ था। वो किस तरह से वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षात्मक दृष्टि से निभाती है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यह ध्यान में रखिएगा कि अच्छे कंकाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, और तीसरा भाग जो पसलियों में जो होता है वह 24 पसलियाँ होती, 12 जोड़ी पसलियाँ, वह सुरक्षात्मक दृष्टि से जो कंकाल को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कौन से। अब करा प्रबल का अर्थ ही होता है, अगर आप इसके अर्थ देखेंगे तो बलवान। तो यानी सबसे जो मजबूत प्रबल अस्थियां कौन सी होती है। आप प्रबल का पर्यायवाची में देखेंगे तो बलवान भी देखने को मिल जाएगा। तो कौन होता है, ऑप्शन में जांघ, जबड़े, भुजा और गर्दन। काफी अच्छा प्रश्न है। तो आप देखेंगे सबसे प्रबल में वह जो आ जाएगा, वह आ जाएगा मानव शरीर के सबसे प्रबल हड्डी में कौन सा आ जाता है, वह आ जाता है ये जबड़े का आ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब आपके माइंड में उठाओ कि जबड़ा कैसे होता है, क्योंकि जबड़ा जो होता है सबसे प्रबल हड्डी के रूप में जाना जाता है, जांग के अलावा भी। हाँ, जांग में हम लोग आगे देखेंगे कि जो जांग होता है यानी फीमर जो होता है, पैरों के सबसे ऊपरी भाग जो फीमर कहलाता है, उसमें से हम लोग देखेंगे वह सबसे क्या होता है, लंबी अस्थियों के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ प्रबल अस्थि पूछा तो वह हो जाएगा जबड़े, जहाँ पे जो जिस पर दांत होता है, यानी जो मुंह के पास में होता है, मुंह का होता है जिस पर दांत अपना क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है, तो वही होता है जबड़े वाले होता है, सबसे प्रबल अस्थि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 6 में देखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियाँ। अभी हम लोगों ने 2-3 चीज़ के बारे में अध्ययन किया। अभी हम लोगों ने देखा सबसे प्रबल हड्डी के बारे में जाना, यानी जो सबसे बलवान और सबसे मजबूत होता है वो जबड़े को हम लोगों ने देखा कि वो सबसे प्रबल, यानी एक टाइप से कहिए बलवान हड्डी होता है। और सबसे लंबी अस्थियों की भी चर्चा की, लेकिन डिटेल आगे वाले प्रश्न में करेंगे। जिस तरह से पैरों की जो सबसे ऊपरी भाग जो फीमर कहलाता है, फिर फीमर जो हम लोग देखेंगे, फीमर के नीचे आएंगे तो घुटना मिलेगा, जो क्या होगा, एक बल्ब के समान यानी गेंद के समान में होगा, टोपी के आकार का होगा, जिसे पैटेला कहेंगे, और उस पैटेला से नीचे टीबिया और फेबुला जुड़ा हुआ होगा। तो चर्चा आगे होगी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं, तो यह हो जाएगा स्टेपीज हड्डी। अब इसकी चर्चा हम लोग कहाँ किए थे, तो इसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए थे, जब अच्छे कंकाल के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, पहला खोपड़िया, दूसरा मेरुदंड और तीसरा पसलियाँ। तो खोपड़ियों में हम लोगों ने देखा था कि जो 29 अस्थियाँ थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी, जिसमें 8 कपाल के निर्माण में, 14 चेहरे में, और 6 जोड़ी, सॉरी जो 6 बच गया था, यानी 3-3 वो स्टेपीज यानी कर्ण के निर्माण में वो भूमिका अदा कर रही थी। तो यही सबसे छोटी होती है, जो कर्ण के पास में स्टेपीज हड्डी होती है। नेक्स्ट 7 में देखिए मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन है। आ गया प्रश्न। इसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए थे जब प्रबल आया था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह क्या होता है, वह फीमर होता है। ऑप्शन में स्टेपी, फिबुला, टिबिया और फीमर, ये सभी जो है वह जो अस्थियां ही दिया गया है, सभी अस्थियां हैं। कुछ अस्थियां जैसे फिबुला, टिबिया ये पैर का हो गया, स्टेपीज कान का हो गया, तो उसी को हम लोग देखेंगे। अगर सबसे बात की जाए मानव शरीर का जो सबसे लंबी हड्डी में अगर बात की जाए, तो इसको देखने के लिए मानव के प्रत्येक पैर के ऊपरी भाग, जो पैर जिस प्रकार से मान लेते हैं, ये जो पैर हुआ मानव शरीर का, है ना, बीच में घुटना हुआ, तो मानव शरीर के जो प्रत्येक पैर का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम लोग फीमर कहते हैं। और उस फीमर की जो नीचे बात की जाए, मतलब वो क्या होता है, वो एक प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, टोपी का आकार का होता है, जिसे हम लोग पैटेला भी कहते हैं। और उस पैटेला के नीचे फीबिया, और जिसे टीबिया कहिए और फीबिया कहिए, है ना, इस तरह की 2 हड्डियाँ भी होती है, जिसे हम लोग पैर के रूप में जानते हैं। तो यही करा, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डियाँ होती है वो क्या होती है, वो होती है फीमर होती है। तो ध्यान में रखिएगा। और ठीक फीमर के नीचे जो होता है घुटना होता है, और वो घुटने में पैटल नामक अस्थियां पाई जाती है। और यह जो पैटल होती है उसका आकार कैसा होता है, वो टोपी का आकार का होता है, यानी गोल होता है। देखते होंगे आप घुटना में ऐसे भी टच कर कर देखिए आप, एक घूमता हुआ एक मिलेगा, टोपी का आकार मिलेगा, तो उसी को हम लोग पैटेला कहते हैं। और उस पैटेला के नीचे जाएंगे तो पैर में क्या मिलेगा, टीबिया और फिबुला, 2 तरह के समानांतर हड्डी आपको देखने को मिलेगा। एक थोड़ा मोटा रहेगा, एक पतला रहेगा। तो जो मोटा रहेगा वो आपको टीबिया हो जाएगा, और थोड़ा जो पतला देखने को मिलेगा वो फिबुला हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। और उस पैर के नीचे आप जाएंगे तो ये हो जाएगा अंगुली नुमा जो होता है अस्थिया, वो आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे लंबी हड्डी वो फीमर हो जाएगा। और फिबुला भी हम लोगों ने जाना, टिबिया भी जाना, और स्टेपीज भी जाना। 8 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। अब करा मानव के पैर की हड्डी, पहले हम लोग को यह जानना होगा कि मानव के पैर की जो अस्थियाँ होती है वो कौन कौन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है पैर को निर्माण में। तो अस्थियाँ हम लोगों ने देखा कि पैर के सबसे ऊपरी भाग को, जिसको हम लोग फीमर कहते, और ठीक फीमर के नीचे जो घुटना होता था, जो पैटेला नामक वो जो होता था
टोपी के आकार का होता था, उस पैटेला के नीचे पैर होता था, उस पैर में फिबिया और टिबिया होता था। तो वही कह रहा है कि कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो फिबुला तो बिल्कुल उसमें अहम भूमिका है, टिबिया का भी है, फीमर का भी है, लेकिन ह्यूमरस, अब आपके माइंड में होगा ये ह्यूमरस कहाँ है। आप ह्यूमरस देखेंगे जो बाह का सबसे ऊपरी भाग जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ह्यूमरस, जो बाहू में, और उस ह्यूमरस के नीचे जब आप आएंगे तो आपको बाहू प्रबाहू देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जैसे ये हाथ का हड्डी हो गया, तो ये सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग बाहू कहते हैं, और वही जो बाहू होता है वो ह्यूमरस नामक अस्थियां से बना होता है, और इस बाहू के नीचे को प्रबाहू कहते हैं, यानी जो अंगुली नुमा से जस्ट थोड़ा ऊपर होता है, जो रेडियस और अल्ना दो हड्डियों से बना होता है। जिस प्रकार से फीबिया टिबिया होता है ना, तो यहाँ पर भी जो हाथ में होता है दो समानांतर हड्डी बोलेगा, और जो अस्थियाँ होगा वो रेडियस और अल्ना नामक दो अस्थियाँ से निर्माण होगा। फिर आगे आप देखेंगे तो आपका हस्त हो जाएगा, हस्त का जो होगा यानी कि पैर, ये हाथ वाला जो पंजा होगा उसमें जो अस्थियाँ होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि बाह का जो होता है बाहू प्रबाहू, किस तरह से बाहू में ह्यूमरस और प्रबाहू में हम लोगों ने क्या देखा कि अल्ना और रेडियस नामक अस्थियाँ भूमिका निभाता है उसके निर्माण में, संरचना में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो ह्यूमरस अस्थि अभी पता चल गया। अब बताइए जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में। तो इस प्रश्न का साधारण सा और समझने के बाद जो आंसर हो जाएगा वह ऊपरी भुजा में हो जाएगा ह्यूमरस, और वही निचली वाले भुजा में, ऊपरी वाले भुजा को हम लोग क्या कर रहे थे, जिसमें ह्यूमरस अस्थियाँ पाई जा रही थी उसे बाहू कर रहे थे, आर्म कर रहे थे। और ठीक आर्म के नीचे वहाँ पे भी केहुनी होता था, है ना। आप बाहू के नीचे आएंगे तो केहुनी मिलेगा, और केहुनी के नीचे उसे हम लोग प्रबाहू कहेंगे, और इस प्रबाहू में भी अस्थियाँ देखने को मिलेगा, जिसे रेडियस और अल्ना के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। अब कह रहा मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी, अभी हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के पैर की जो पैर का निर्माण होता है उसमें सबसे ऊपरी भाग को, जिसमें से हम लोग फ्यूमरस के हैं, उस फ्यूमरस के नीचे होता था, क्या होता था, एक होता था घुटना होता था। उस घुटने में क्या होता था, टोपी के आकार ऐसा क्या होता था, वह अस्थियाँ होती थी, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, पैटेला कह रहे थे। उस पैटेला के नीचे क्या होता था, पैर था, जिसमें फीबिया और टिबिया नामक दो अस्थियाँ थी, और फिर उसके नीचे क्या था, वह जो स्ट्रक्चर था अंगुली नुमा का, वो आ रहा था पैर का। तो इस तरह से ये निर्माण रहा। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, वह जो होती है वह खोखली होती है। तो यह ध्यान में रखिएगा, ठोस नहीं, सरंध्री नहीं, कील नहीं, वो खोखली होती है। नेक्स्ट 11 में देखेंगे टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का साधारण सा जवाब आप समझने के बाद हम लोग दे सकते हैं कि वो टांग में पाया जाता है, फीबिया टिबिया। अब हम लोगों ने देखा टिबिया फीबिया कहाँ पाया जाता है, तो ह्यूमरस के नीचे। तो हम लोगों ने देखा कि पैटेला होता है, जो घुटना होता है, जिसमें टोपी के आकार की संरचना होती है, उस टोपी के नीचे के दो हड्डियाँ होती है, टिबिया होता है और एक फीबिया होता है। और फिर उसके नीचे क्या होता है, अंगुली नुमा अस्थियाँ होती है। ये अंगुली नुमा देखिए पैर के जो नीचे होते हैं टखने में, जिसे टखना हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना, इस टखने में टर्सल नामक 7 अस्थियाँ होती है। प्रत्येक पंजे में मेटाटार्सल नामक 5 अस्थियाँ होती है, और प्रत्येक पैर के 4 अंगुलियों में 3-3 अंगुली नुमा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो आप उतना डिटेल आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं कि पैर के नीचे स्थित टखने में टर्सल होता है, और टर्सल में कितना हो गया, 7 अस्थियाँ, तथा प्रत्येक पंजे में मेटाटार्सस नामक 5 अस्थियाँ होती है, ये होता है। तो इस तरह से होता है। तो टिबिया हो जाएगा, वह टांग में हो जाएगा। अब टिबिया क्या था, तो वही हम लोगों ने देखा था कि जो पैटेला था, पैटेला के नीचे नहीं, घुटने के नीचे में जो टिबिया था वह, और फिबुला, टिबिया और फिबुला नामक 2 अस्थियाँ थी। जो टिबिया था उस फिबुला नामक से थोड़ा बड़ा था, और उसके जो आकृति थी उससे बड़ा था, और फिबुला था पतला देखने को मिला था, यही अंतर था। आप देखेंगे तो आसानी से एक्सरे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 में, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। आज यह प्रश्न 2-3 बार आ गया है कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है अगर बात की जाए तो वह कौन सी होती है, वह होती है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी में कौन सा हड्डी, तो पैर का जो सबसे ऊपरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, और उसी फीमर के नीचे जो होता है वह क्या होता है, वह घुटना होता है। उस घुटने में क्या होता है, पैटेला नामक होता है, अस्थियाँ होती है, जो क्या होती है, ये गोलाकार होती है, नहीं टोपी के आकार की होती है, जो घूमती है, यानी आप हाथ से टच करेंगे तो चारों तरफ घूमती हुई, यानी एक दूसरे से फिसलती हुई प्रतीत होगी। उसके नीचे फीबिया टिबिया नामक 2 अस्थियाँ होंगी, और फिर उसके नीचे पैर के नीचे टखना होता है जिसे टर्सल कहते हैं। ये 7 अस्थियाँ, और प्रत्येक जो मेटाटल्सस होता है, पंजा होता है, प्रत्येक पंजा जो होता है ना, उस पंजे में आपको 5 अस्थियाँ मिलेगी। तो इस तरह से ये क्या है, पैर का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे लंबी हड्डी फ्यूमरस होता, और सबसे प्रबल जो हम लोगों ने देखा था जबड़े का हड्डी था, सबसे छोटा वो था देखा था कान में स्टेपिस था। दांत और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन सा होता है, और दांत और हड्डियों में जो मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेरस होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व तो कैल्शियम और फॉस्फेरस महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है। यह एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, यानी एक दूसरे को कनेक्ट बांध कर रखता है।
नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है? देखिए, वृद्धावस्था में यहाँ पर तो इस ऑप्शन के अनुसार ही चूज करना है, लेकिन अगर वृद्धावस्था में हड्डियों के कमज़ोर होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो मतलब आपको क्या करना बोला जाता है, कठिन परिश्रम भी एक अस्थियों को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। कहा जाता है जो ज़्यादा आरामदायक जीवन अपने अंतिम समय में जो ज़्यादा जीते हैं तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो वो भी कहा जाता है, प्लस पर्याप्त मात्रा में जो उसके तत्व, पोषक तत्व होते हैं वो मिलना चाहिए। तो जो कमी होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमज़ोर क्यों हो जाती है, वो कैल्शियम। इसमें से 4 में से ढूंढना। और अगर थोड़ा और डिटेल में अगर आप जानें तो हड्डियाँ कमज़ोर होने को कारण हम लोगों ने देखा कि क्या होना, कठिन परिश्रम से वंचित होना, आरामदायक का जीवन जीना, वह भी एक कारण बन जाता है कमज़ोर होने का। और फिर पोषक तत्वों का ना मिल पाना पर्याप्त मात्रा में, तो ये सभी कारण हैं। और हड्डी कमज़ोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी जो कमज़ोर होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस नामक इस चीज़ से जाना जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग कहते हैं उसको, या यूँ कहें हड्डी खोखला होना शुरू हो जाता है। ये भी आम भाषा में कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि खोखला होना शुरू हो गया। नेक्स्ट देखिए 15 में, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अब लवण की बात कर रहा। अस्थि का अर्थ हम लोगों ने देखा, अस्थि कहिए या हड्डियाँ कहिए, वो एक ही चीज़ है। तो अस्थि जो होता है, जो अस्थि ऊतक होता है, शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक विभिन्न खनिजों, मुख्यतः जिसमें कैल्शियम, फॉस्फेरस तथा वसा के भंडारण क्षेत्र होते हैं। अस्थि ये जो होता है कौन कौन चीज़ का, जैसे खनिज का, मुख्यतः जो कैल्शियम फॉस्फेरस का एक भंडारण होता है यहाँ पे होता है, तथा वसा के भंडारण क्षेत्र होता है। अस्थि ऊतकों में भंडारित ये खनिज शरीर के आवश्यकता पड़ने पर, तो यह भी ध्यान में रखना होगा, जो अस्थियाँ होती है कुछ जैसे कैल्शियम, फॉस्फेरस, वसा का यह भंडारण क्षेत्र होती है। और ज़रूरत पड़ने पे शरीर के अन्य भागों में जहाँ भी ज़रूरत पड़ा वहाँ रक्त के माध्यम से वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो वसा का भंडारण अस्थियों की पीली अस्थि मज्जा में होता है। वसा होता है एक पीली अस्थि मज्जा, आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में जब चलेंगे तो पढ़ने को मिलेगा कि जो अस्थि मज्जा में होता है, हड्डियाँ में जो अस्थि मज्जा होता है वो लाल होता है, अस्थि मज्जा होता है, पीला अस्थि मज्जा होता है, जिसमें से विभिन्न तरह के जो अपने तत्व को, पोषक तत्व को रखेंगे, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जाना लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस लवण को वो सर्वाधिक मात्रा में अस्थियों के पास होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, अस्थियाँ का अर्थ हो गया हड्डियाँ, पेशियाँ का अर्थ हो गया मांसपेशियाँ, यानी कि कहिए कि ये बोन हो गया और मसल्स हो गया। तो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने को हम लोग टेंडर कहते हैं। ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है बहुत सारे एग्जाम जो वनडे आप दे रहे होंगे उसमें तो आपको देखने को इस प्रकार के प्रश्न मिल ही जाता है। हाल ही में अगर सीडीपीओ का भी देखें तो उसमें डायरेक्ट हूबहू ये प्रश्न भी था। तो टेंडर जो हो जाता है वह होता है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, जिसे हम लोग बोन कहिए, मसल्स कहिए। और लिगमेंट होता है जो क्या होता है, यह कहिए रस्सीनुमा तंतुओं के समूह को, हड्डियों को आपस में जोड़ता है ना, हड्डी हड्डी को आपस में जोड़ता है। जहाँ पर केहनी वाले देख लीजिए, पैर वाले घुटना देख लीजिए, तो उन दोनों के बीच को जोड़ने में यानी कहिए कि क्या होता है, जो रस्सीनुमा तंतु होते हैं, हड्डियाँ होते हैं, अस्थियाँ होते हैं, अस्थि टू अस्थि को जोड़ने में लिगमेंट काम करता है। लेकिन यहाँ अस्थि और पेशियों को है तो वह टेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 17 में आते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांतें 2 बार विकसित होती? यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो मनुष्य के जीवन काल में जो कितने दांतें होते हैं जो केवल 2 बार उगते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 20 दांतें। अब आपके माइंड में होगा कि ये 20 दांतें, तो हाँ, ये 20 दांतें ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन काल में क्या होती हैं, वह 2 बार विकसित होते हैं। और बाकी जो चवर्णक हो गया और आगे का जो हो गया 2 दांत, इस तरह से ये क्या होते हैं, पूरे लाइफ में 1 बार उगते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मनुष्य के जो जीवन में मनुष्य में कितने टोटल दांत होते हैं, है ना। तो ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि जो मनुष्य में जो टोटल दांत होता है वो कितना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कितनी 2 बार विकसित होती है, वह 20 ऐसे दांतें हैं जीवन काल में जो 2 बार विकसित होती हैं। अब हमने जो क्वेश्चन आपसे प्रश्न किया कि मनुष्य में जो टोटल दांतों की संख्या होती है वो कितना होता है। नेक्स्ट 18 में देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अब कह रहा मनुष्य शरीर में पाचन का अधिकांश भाग था, ये तो आप पाचन से आ जाइए, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट था जिसमें से अस्थियों से रिलेटेड था। अब हम लोग थोड़ा पाचन में आएंगे। अब ऑप्शन में पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। अब मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, देखिए अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि अधिकांश भाग। अगर प्रश्न यह पूछा जाता कि मनुष्य का जो पाचन होता है वह स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वह जो मनुष्य का पाचन होता है वह मुख गुहा से, यानी मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। मुख गुहा का ही यह
पिछला भाग देखेंगे तो ग्रसनी कहलाएगा, ग्रसनी से ग्रस नलिका में जाएगा, ग्रस नलिका से अमाशय में जुड़ेगा, और यही ग्रस नलिका से जब अमाशय में जुड़ेगा तब यहाँ पर पैंक्रियाज का निर्माण होगा। और वही पैंक्रियाज क्या करेगा, आपको विभिन्न तरह का जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ेगा, है ना, इन सभी का वो क्या करेगा, स्त्राव करेगा, फिर बहुत सारे एंजाइम करेगा जो कि भोजन को पचाने में, तोड़ने में मदद करेगा। और इस तरह से अमाशय के बाद छोटी आंत से बड़ी आंत, फिर गुर्दा होते हुए वो फिर बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये पाचन का अंग है। लेकिन यहाँ पूछ रहा अधिकांश, यानी कि मैक्सिमम जो होता है वह भोजन का पाचन वह छोटी आंत में होता है। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि छोटी आंत की भूमिका क्या है। तो जो पाचन तंत्र का जो भाग है, पाचन तंत्र का हमने अभी चर्चा किया कि जो पाचन तंत्र मुख गुहा से यानी मुंह माउथ से स्टार्ट हो जाता, और वो माउथ से ग्रसनी, ग्रसनी क्या होता है, यही मुख गुहा का जो पार्श्व पिछला भाग है वह ग्रसनी कहलाता। और इसी ग्रसनी से फिर कौन जुड़ेगा, ग्रास नली जुड़ेगा। ग्रसनी से ग्रास नली लगभग कहिए कि कितना आपको 9 से 10 इंच लंबा मिल जाएगा, और यही फिर ग्रास नली से आपको क्या होगा, अमाशय जुटेगा। और आपको यह भी बात ध्यान में रखना है कि जो अंग्रेजी में यू आकार के अक्षर की जो बड़ी संरचना होती है वह ग्रहणी और अमाशय, जहाँ पे ग्रहणी हो गया, अब ग्रहणी ग्रहणी और अमाशय जो जुड़ रहा, अब ग्रहणी ग्रास नली का जो अंतिम भाग हो गया जो जुड़ रहा अमाशय के जोड़ पे, वहीं पर अंगनाशय होगा। जैसे यहाँ पर हुआ ना, ग्रास नली हो गया ना, अब अमाशय से मान लेते हैं ये जुट रहा है इस तरह से, है ना। तो ये अमाशय से जब जुटेगा तो यहीं पर क्या होगा, पैंक्रियाज का भी वहीं पर अंगनाशय भी बनेगा, स्थित रहेगा। तो ये स्थिति बताएं पैंक्रियाज का। तो इस तरह से यहाँ से ग्रसनली से आएगा। अब ग्रसनली में होगा जो टाइलिन, वहाँ पर मुख्य भूमिका निभाएगा, जो मंड को शर्करा में चेंज करेगा। आगे हम लोग इसकी देखेंगे। फिर वह कहाँ आएगा, फिर यहाँ पर अमाशय में आएगा। तो अमाशय में भी आएगा, तो वहाँ पर अमाशय में भी क्या होगा, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे अमाशय में इसको देखने को मिलेगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यह भी जानेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो छोड़ता है उसमें बहुत सारे कीटाणु जीवाणुओं को मारने में सक्षम होता है। फिर हम लोग देखेंगे यहीं पर क्या होगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, पेप्सिनोजोन को सक्रिय कर पेप्सिन बनाएगा, और यह पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में उपयोगी होगा। ये अमाशय की बात किया। फिर हम लोग और भी आगे देखेंगे, और फिर इसी तरह अमाशय में कुछ होगा पचेगा, फिर मैक्सिमम अधिकांश अमाशय के बाद अब छोटी आंत आएगा। अब छोटी आंत आपको यह पता होना चाहिए कि यह सबसे लंबा छोटी आंत ही होता है। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। तो यहाँ पर पायरोएल्विक वाल्व होता है। इस 6 से 7 मीटर भोजन मतलब अधिकांश भाग भोजन का भोजन यहीं पर इसका पाचन होता है। तो यह ध्यान में रखेंगे। यह 3 यहाँ से जब छोटी आंत में आएगा तो 3 भागों से गुजरेगा, जिसमें एक भाग ग्रहणी इसका कहलाएगा छोटी आंत का, और मध्य वाला भाग क्या कहलाएगा, मध्यांतर कहलाएगा, शेषांतर कहलाएगा। इन सभी में आप लास्ट में शेषांतर में देखेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, इन सभी का पाचन होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। हमने विशेष चर्चा इसलिए की क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट में उन सभी से रिलेटेड प्रश्न आएगा, तो थोड़ा सा हमने संक्षेप में इसकी चर्चा कर ली है। 19 में देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मनुष्य में पाचन क्रिया अमाशय में, मलाशय में, मुख में, पक्वाशय। अभी चर्चा की जो मनुष्य का पाचन क्रिया वह मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, और मुख का ही जो पार्श्व भाग है, पिछला भाग है, वो ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी से ग्रस नलिका में आता है, और इस ग्रस नलिका से फिर कनेक्ट किससे होगा, वह होगा स्टोमिक से, यानी कि अमाशय से। और वही जब अमाशय से कनेक्ट होगा तो अमाशय और जो ग्रसनी होता है ना, तो अमाशय का जो पहला मतलब अमाशय का जो लास्ट भाग होता है ना, आप कहिए कि ग्रहणी व अमाशय के जोड़। तो ग्रहणी कौन हो गया, ग्रहणी हो गया जो अमाशय में जब आया ना, तो अमाशय का जो स्टार्टिंग भाग होता है, तो वही हो गया ग्रसनी और अमाशय का जोड़। वहीं पर क्या होता है, अंगनाशय। यानी आप कहिए कि जैसे ही वो अमाशय में आएगा, स्टार्टिंग जहाँ से अमाशय होगा वहीं पर पैंक्रियाज का निर्माण होगा। तो इस तरह से पैंक्रियाज भी बनेगा। फिर पैंक्रियाज अमाशय से कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में आएगा, और छोटी आंत में जब आएगा तो मुख्यतः 3 भागों से गुजरेगा, ग्रसनली, मध्यांतर, शेषांतर। इन सभी में और भी अन्य जो पोषक तत्व होंगे उनका भी पाचन होगा, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, इन सभी का पूर्ण रूप से यहाँ पाचन होगा। तो प्रारंभ हो गया तो मुख से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर का पाचन नली लगभग कितना फीट लंबा होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आपके माइंड में रहा पाचन नली पूछ रहा है, तो क्या आपको पता है पाचन नली का अर्थ क्या कर रहा है। यानी पाचन नली मैंने टोटल जो भोजन का पाचन में अपनी भूमिका अदा कर रहा, तो वह भूमिका कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, याद करिए। वह भूमिका मुख से स्टार्ट हो रहा था। मुख से यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। मुख के बाद आपने देखा कि यही मुख का जो पार्श्व भाग है वो ग्रसनी कहलाया, ग्रसनी से ग्रस नलिका में आया, ग्रस नलिका से अमाशय में आया, और फिर अमाशय से छोटी आंत में आया, छोटी आंत से बड़ी आंत में आया, और इस तरह से क्या हो गया। और बीच में आपको जैसे दो तीन चीज़ जब जहाँ पर आगे बढ़ रहा है, तो जैसे पैंक्रियाज आया, बीच में लीवर आया, तो इन सभी क्या किए, यकृत आया, लीवर उवर आया, तो ये सभी क्या हुए, कोई पित्रस छोड़ा, पैंक्रियाज उधर क्या हो गया,
पैंक्रियाज आया तो वह भी अपना बहुत सारे चीज़ों को क्या किया, छोड़ा, जो क्या किया, भोजन को पचाने में मदद किया। जैसे अब आगे पैंक्रियाज की बात आ गई, तो पैंक्रियाज अपना क्या भूमिका निभाया। पैंक्रियाज से आगे आप देखेंगे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये पाचक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, तो ये भी अपनी भूमिका अदा करेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, टोटल जो उसकी लंबाई होती है वह 32 फीट में यह क्या किया गया, इसे बताया गया। तो पाचन मानव मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई हुई 30 से 32 फीट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, वह हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। मुख में मंड आ गया प्रश्न। मुख में मंड स्टार्च, जो मंड हो गया जिसको स्टार्च करते का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन में है एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन और लाइपेज। अब बारीकी से थोड़ा समझना होगा कि इनकी भूमिका कहाँ पे किस लिए होती है। तो यहाँ मंड पूछा है, हालांकि आप देखेंगे तो क्या है, मंड का जो शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, वह एमाइलेज के द्वारा, लेकिन एमाइलेज मुख्य में नहीं, वो आप पैंक्रियाज में जाएंगे तो वहाँ मुख्य भूमिका निभाएगा वो। तो यहाँ मुख्य में पूछा है तो मुख्य मंड में हो जाएगा, वह टाइलिन हो जाएगा। यह टाइलिन क्या करता है, आप देखेंगे शर्करा का में मंड को शर्करा में पाचन करता है। तो ये ध्यान में रखना है चीज़ों को। क्या है कि जो यहाँ पर ये टाइलिन है जो मंड को माल्टोज, देखिए यहाँ पर जो टाइलिन होगा मंड को माल्टोज में परिवर्तन करता है, और वहीं फिर माल्टोज में क्या ना, फिर जो माल्टेस होता है वह शर्करा में परिवर्तन करता है, इस प्रकार से टूटता है। तो यहाँ पर सिर्फ कहा मंड से शर्करा में, तो टाइलिन ही हो जाएगा। और अगर और डिटेल में आप जाइएगा तो पहले मंड टूटा तो मंड किस में, माल्टोज में परिवर्तन हुआ जब मंड टूटा तो, और फिर माल्टेज नामक एंजाइम इसको माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोस शर्करा में परिवर्तन किया। तो इस तरह से ग्लूकोज में बदलने का कार्य होता है। तो ये हम लोगों ने समझा। आगे एमाइलेज, पेप्सिन हम लोग देखेंगे किस तरह से जो पेप्सिन होगा, जो निष्क्रिय जो पेप्सिनोजोन होगा, किसके द्वारा, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन, ये कहिए कि अमाशय के द्वारा, है ना। जो निष्क्रिय जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब ये स्त्रावित करेगा अमाशय, तो किस तरह से निष्क्रिय पेप्सिनोजोन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तन कर देगा, और यही पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा। आगे चर्चा इसकी होगी, हम लोग करेंगे। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज की भी होगी। लाइपेज ये पेप्सिन तो यहाँ पर अमाशय में, और लाइपेज हम लोग अंगनाशय में चलेंगे। तो इन चीज़ों को बस समझते चलना है, कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिगर भी आपके माइंड में नहीं है, तो काफ़ी परेशानी होगा, आपको रटना पड़ेगा। 22 में देखिए पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब अगर आप पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, अब समझिए पाचन तंत्र में किसका भूमिका था। स्टार्टिंग किए थे हम लोग मुख से, अब मुख के ही सबसे मुख्य में पाचन तंत्र स्टार्ट हुआ था, और मुख के जो पिछला भाग था उसको ग्रसनी कहे थे। अब इस ग्रसनी के बाद हम लोग देखे थे कि ग्रसनलिका आया था। ये ग्रसनी जो था यह सामान्यतः 12 सेंटीमीटर लंबा था। उस ग्रसनली से ग्रसनी से ग्रासनलिका आया। अब इस ग्रासनलिका की लंबाई 9 से 10 इंच था। और इस ग्रसनलिका से कौन जुड़ा, इस ग्रसनलिका से जुड़ेगा आकर अमाशय, और जैसे ही अमाशय जुड़ेगा तो अमाशय का जो होगा वह मुख्यतः यहाँ पर तो अमाशय जुट गया। तो अमाशय जुटने के बाद यह भी क्या करेगा, यह अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावन होगा, और श्लेष्मा का होगा। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, बहुत सारे चीज़ों को निष्क्रिय को सक्रिय कर देगा। जैसे निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में कर देगा चेंज। फिर क्या करेगा, और भी करेगा। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वह जीवाणुनाशक होता है, उसका भी कार्य करेगा। और आपको ये बता दें साथ में श्लेष्मा का भी करता है। अब आपके माइंड में रहा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक जो होता है इतना जो मतलब कहिए कि हार्ड होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो गला देता है, तो वह फिर स्वयं पेट को जो स्टोमिक होता है हमारे, उसको भी तो नुकसान होता है। तो उसको नुकसान नहीं होता है, छोड़ता जरूर है, लेकिन उसको नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि सतत में वो श्लेष्मा का स्त्राव करता है, और इस श्लेष्मा के स्त्राव के कारण अमाशय की कोशिका को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। तो ये भी काफ़ी दिलचस्प है जानने के लिए। तो ये हम लोगों ने देखा। तो ये हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे, अमाशय तक पहुँचे थे। अमाशय कहाँ था, वह अमाशय ग्रासनली से जुड़ा था और अमाशय में आया था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अमाशय से वह छोटी आंत के बीच पैराबोलिक बाल होता था, यानी अमाशय छोटे आंत पैराबोलिक बाल हुआ, वो थोड़ा डिटेल है। अब क्या हो गया, अमाशय से छोटी आंत जुड़ा। अब जैसे ही क्या हुआ, छोटी आंत जुड़ा, तो छोटी आंत अंग्रेजी में यू अक्षर के समान मुड़ी हुई संरचना होती है, जिसे ग्रसनी व अमाशय के जोड़ के पास होता है। यानी छोटी आंत जैसे होता है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं, और वह अमाशय से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि अमाशय से। और वहीं पर अब क्या होगा, पैंक्रियाज भी क्रिएट होगा यहीं पर। और इस पैंक्रियाज को आगे भूमिका देखेंगे, एमाइलेज, लाइपेज, इन सभी को क्या करेगा, वो स्त्रावित करेगा पैंक्रियाज।
ट्रिप्सिन और जो क्या करेगा पाचक एंजाइम होगा। तो चर्चा आगे होगी। इस तरह से वह होते हुए छोटी आंत से फिर कहाँ आएगा, बड़ी आंत में आएगा। अब बड़ी आंत में आएगा तो क्या होगा, तो बड़ी आंत तो ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा लंबाई का तो छोटी आंत ही होता है, जो हम लोगों ने देखा 6 से 7 मीटर होता है। तो बाकी तो सब इंची में है, थोड़ा सा ये 1.5 मीटर बड़ी आंत में आ जाइए, इसमें होगा। फिर इसमें सिकम, उंडुक, बृहदांत्र, ये सभी चीज़ें आपको मिलने को मिलेगा। तो इस तरह से तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं, आ जाइए ऑप्शन में, चलिए पढ़ते हुए चलते हैं। यकृत, अब बताइए यकृत क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब आपके माइंड में होगा कि हमने तो यकृत की चर्चा की ही नहीं। अब देखिए यकृत कहाँ पर होता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसको कहा जाता है यकृत, जिसे इंग्लिश में हम लोग लीवर भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, लीवर होता है, इसे लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में यकृत कहते हैं। यह 1.5 से 2 केजी का होता है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि 1.5 से 2 केजी मायने रखता है, होता है ना, होता है। यह उदर गुहा के दाईं और डायफ्राम से लगा हुआ था, यानी उदर गुहा एब्डोमिनल कैपेबिलिटी होता है उसी के दाएं ओर, यानी आप अपने शरीर को लीजिए और दाहिना हाथ की तरफ आप जो डायफ्राम यानी जो होता है, जो पेसलियाँ होती है उसके नीचे आप देखिए, इसका रंग गहरा धूसर होता है। इसके नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे, किसके नीचे, लीवर के नीचे थोड़ा सा पित्ताशय होगा। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही जाकर संचित होता है। तो ये होता है पित्ताशय। इस तरह से हम लोगों ने देखा स्थिति, बस वही कहिए कि जो उदर गुहा होता है उसके दाईं ओर डायफ्राम में लगा होता है ना। तो इस तरह से पीत भी होता है। पीत का कार्य क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा पीत का होता है पीत का स्त्राव करना। ये पीत जैसे ये हो गया ना, आप कहिए कि लीवर, बस डायफ्राम के नीचे में आप देखेंगे, आप अपने बड़ी को दाहिने हाथ में लीजिए, उसी के नीचे आप डायफ्राम यानी जो आपका जो जहाँ पर क्या हार्ट है, जो चारों तरफ से जो बोन कंकाल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जस्ट उसके नीचे होता है। तो इस तरह से होता है। उसमें फिर क्या होता है, यकृत द्वारा स्थापित पित्त। अब पित्तरस का काम क्या है, तो पित्तरस का काम होता है हरे रंग का एक क्षारीय, मतलब इसका जो यकृत होता है ना, आप सिंपल भाषा में कहिए मटर का दाना देखिए ना, आकृति जस्ट वैसे ही होता है। वो मटर, कौन सा मटर, ये सेम वाला जो सेम होता है ना, उस प्रकार का मटर, इस तरह से है ना। आप क्या करिएगा, इंटरनेट पे भी खोज सकते हैं, आप फिगर इसका देख सकते हैं किस तरह से यकृत हरे रंग का एक क्षारीय तरल स्राव होता है ना। तो इसका जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, यानी 8.6 होता है। पित्त जो होता है, पित्त लवण वसा के पाचन में सहायक होता है, और पित्त रस उत्सर्जन यकृत द्वारा किया जाता है, और ये उत्सर्जन यकृत द्वारा करता है। जस्ट हम लोगों ने देखा कि जस्ट वही यकृत के नीचे पित्ताशय होता है, और उसका जो होता है भंडारण पित्ताशय में हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसको जो ग्लाइकोजिनेसिस होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि रक्त में जो उपस्थित ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज को यकृत जो कोशिकाएं होती है वह इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजेन में परिवर्तन कर देती है। किसको, वह ग्लूकोज को कर देती है। यह यकृत तथा पेशियों में संचित होता है। यह संचित कहाँ होता है, यकृत और पेशियों में संचित होता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और फिर आगे देखेंगे विटामिन ए का भी संश्लेषण ये करता है, लोहा तांबा भी यकृत में ही संचित होता है। और फिर ये आप देखेंगे ये जो लीवर हो गया, जैसे शरीर में जो विघटन के फलस्वरूप CO2, अन्य नाइट्रोजन, अमोनिया, यूरिया इत्यादि उत्पन्न होता है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में बदल देता है ना। वो हम लोग फिर ये भी देखेंगे कि किस तरह से यकृत विषैले पदार्थों को क्या करता है, अविषैले यौगिक में बदल कर प्रभावहीन कर देता है। तो प्रश्न यह भी देखने को मिलता है कि कौन है जो क्या करता है, विष को भी मतलब खत्म करने में योगदान देता है। तो इसका भूमिका अब हो गया। यकृत को हम लोगों ने देखा। अब पित्ताशय, पित्ताशय जस्ट हम लोगों ने देखा कि यकृत, जहाँ पे यकृत है उसी यकृत के नीचे में क्या था, हम लोगों ने छोटे से में हम लोगों ने देखा था कि थैली नुमा जो आकार था उसके नीचे वह कहाँ था, वह पित्ताशय था, जहाँ से पित्तरस वहाँ भंडारण हो रहा था। स्त्रावन यकृत, भंडारण पित्ताशय। और जैसे यकृत स्त्रावन कर रहा था तो क्या क्या काम भूमिका कर रहा था, वह भूमिका कर रहा था, पहला तो इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजेनिन में परिवर्तन कर रहा था। किसको, ग्लूकोज को यह कर रहा था। फिर वसा के पाचन में भी वह सहायता कर रहा था। फिर आगे हम लोग और भी देखें, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय भी कर रहा था। उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजेन का निर्माण कर रहा था, है ना। फिर हम लोगों ने देखा बहुत सारे जो विषैले पदार्थ है उसको अविषैले यौगिक में बदल रहा था। इन सभी का कार्य था। फिर कॉर्निया, अब ये कॉर्निया ये आँख का क्षेत्र है, ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है। कॉर्निया हम लोग जब आँख के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से आँख पर प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, तो ये आँख ही ऑप्शन हो जाएगा। और डी आँत, आँट तो ये आ जाता है पाचन तंत्र में ही आ जाता है ना। तो छोटी आँत होते हुए बड़ी आँत होते हुए यह गुदा से
खत्म होता है गुदा के पास में। लिस्ट 23 में देखते हैं हम लोग। 23 में करा शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि अब करा शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग होते हैं। करा शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं? तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे पदार्थों को पचाने में। जैसे हम लोगों ने देखा, आप ऊपर मुख से ही स्टार्ट कर लीजिए, टाइलिन। अब टाइलिन की क्या भूमिका थी? तो हम लोगों ने देखा कि टाइलिन मंड को शर्करा में परिवर्तन कर रहा था। जो मंड था, यानी जिसको हम लोग स्टार्च कर रहे थे, उसको क्या कर रहा था? उसको शर्करा में परिवर्तन कर रहा था। उसके बाद तो ये शरीर को ऊर्जा, तो ये तो आप कह नहीं सकते कि बिल्कुल यह ऊर्जा प्रदान करती है, यह पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये भोजन को क्या कर रही थी, जो रासायनिक जटिल था उसको ये सरल में तोड़कर क्या कर रही थी, पाचन में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही थी। ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित, यह तंत्रिका तंत्र में भी इसका कोई भूमिका नहीं है। यह शरीर के रचनात्मक भाग है नहीं, रचनात्मक में कंकाल हो गया, पेशियाँ हो गया, अस्थियाँ हो गई, ये सब निभा रहा रचना में। तो सी भी नहीं हो। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हो हैं, बिल्कुल सही बात है। अब कर एंजाइम क्या होते हैं? ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में, यानी उसको प्रेरक करते हैं, बढ़ाने के काम में एंजाइम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर में पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में जो एंजाइम भोजन को पचाने में, मांसपेशियों के बनने में, शरीर के विषाक्त पदार्थ को खत्म करने में यह मदद करता है। तो ध्यान में रखिएगा, भोजन को पचाने, मांसपेशियों को, शरीर के विषाक्त पदार्थ को खत्म, यानी जैविक रसायनों के उत्प्रेरक के रूप में यह एंजाइम इन चारों ऑप्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर हो जाता है यह विषैले पदार्थ को भी खत्म करने में, जैसे उसके साथ में दिया हुआ रहता, तो हम विचार करते, क्योंकि बहुत सारा एंजाइम तो जिसमें से हम लोग यकृत में जाएंगे तो देख रहे थे ना किस तरह से अमोनिया विषैले पदार्थ को विषैले में कन्वर्ट कर रहा था। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? करा दूध में जो प्रोटीन होता उसको कौन पचाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। तो जो दूध में जो प्रोटीन होता है उसे रेनिन के द्वारा पचाने वाला एंजाइम, यही रेनिन एंजाइम होता है जो दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है उसको पचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्या होता है? दूध की घुलनशील जो प्रोटीन केसिन को ठोस और घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है, और दूध को दही के रूप में भी यही जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए 25 में, अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? देखिए पेप्सिन की चर्चा हम लोग की, ट्रिप्सिन की भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब करा अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अब करा अधिकांश पोषक तत्व अब इसे अधिकांश पोषक तत्व तो कहाँ मिलेगा? जहाँ स्वाभाविक सी बात है अधिकांश भोजन का पाचन होगा, तो आप याद करिए अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ हो रहा था? वह छोटी आंत में हो रहा था। तो इसी छोटी आंत में होने की वजह से अधिकांश पोषक तत्व रक्त में अवशोषित यहीं से किए जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि छोटी आंत में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। यह ध्यान में रखें। कौन कौन हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोगों ने देख लिया, ये सॉरी कार्बोहाइड्रेट देख लिया, न्यूक्लिक अम्ल, वसा का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत पचे हुए पदार्थों को अवशोषित करके उन्हें क्या करती है? रुधिर एवं लसिका में मिश्रित करती है, और संपूर्ण पाचक भोजन आंत में रसांकुरी लैटिक्स द्वारा अवशोषित किया जाता है, अवशोषण के द्वारा, और रक्त के माध्यम से पचे हुए पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये लार कहाँ बनेगा? ये मुख में स्टार्ट होगा, और चूंकि पाचन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जो स्टार्ट होता है वह मुख गुहा से स्टार्ट होता है, उसमें टैलिन पाया जाता है। टैलिन का काम क्या है? स्टार्च यानी जो मंड है उसको शर्करा में परिवर्तित करना। तो ये हो जाएगा मुख में कौन सा एंजाइम होता है? टैलिन हो जाता है। कहीं कहीं तो प्रश्न में टैलिन के अलावा एमाइलेज भी रहेगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एमाइलेज भी प्रोटीन को शर्करा में बदलने में होता है, लेकिन उसकी भूमिका कहाँ होती है? एमाइलेज आप जाएंगे तो अमाशय में उसकी भूमिका होगी। नेक्स्ट देखिए 27 में, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए, अब पेट में भोजन को पचाने के लिए, अब देखिए पेट आ गया, स्टोमिक, जिसके हम लोग अमाशय कर रहे थे। अब आ जाइए यहाँ पर, अब इस प्रश्न को पचाने के लिए, तो अब आप जैसे ही घुसेंगे तो एक स्टोमिक में जाएंगे तो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपको कौन मिलेगा? ये पेप्सिन मिलेगा। ये भूमिका महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की चर्चा है और ना ही आपको यहाँ पर पेप्सिन की चर्चा है।
तो आपको सिर्फ हवा, पानी, खनिज, तो एंजाइम हो जाएगा। पचाने में एंजाइम ही होता है ना। अब उस एंजाइम में पूछता कि कौन सा एंजाइम किसके लिए महत्वपूर्ण है, तब हम लोग देखते हैं किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में परिवर्तन करता है, और यही पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो साधारण सा प्रश्न था। 28 में देखेंगे, लार किसके पाचन में सहायता होती है। अब करा लार, अब आखिर लार में क्या पाया जाता है वो हम लोग समझेंगे। तो लार जो होता है मुख्यतः मुंह में पाया जाता है, और चूंकि जो मुख गुहा होता है वह पाचन तंत्र का प्रारंभिक स्थान है, वहीं से स्टार्ट होता है पाचन का और खत्म होता है जाकर कहाँ पर, गुहा के जाके पास में खत्म होता है, गुदा के पास में। तो लार का सबसे किसके पाचन में सहायता होती है, तो ऑप्शन में प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर और वसा। आप प्रश्नों को याद करिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा था प्रश्न में कि किसकी सहायता में स्टार्च परिवर्तन कर रहा था, तो याद करिए इसी में था ना, लार में टाइलिन पाया जा रहा था, और वह टाइलिन स्टार्च जिसको हम लोग मंड कर रहे थे उसको शर्करा में चेंज हो रहा था। तो स्टार्च हम लोग बिल्कुल मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया प्रोटीन। अब बताइए ऑप्शन में प्रोटीन और फाइबर भी है। अब आप बताइए प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा। अब चर्चा हम लोग चर्चा अभी किए थे कि जो छोटी आंत है उस छोटी आंत में क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल और वसा का भी पाचन हो रहा था, है ना। तो वह भी ध्यान में रखना। तो प्रोटीन वसा का छोटी आंत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था उसके पाचन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 में, मानव के अमाशय में अम्ल यक्स उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, जो भोजन पाचन में सहायता करता है। बताइए अमाशय जिसको स्टोमिक, पेट भी कहते हैं, कौन सा अम्ल उत्पन्न हो रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या क्या भूमिका अदा कर रहा था वहाँ पर, तो हम लोगों ने जाना था यही जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होता है। जठर रस में जो जठर रस होता है, तो यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह क्या करता है, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो उत्पन्न होता ही होता है, ये दो तीन भूमिका अदा करता है। पहला क्या करता है कि जो निष्क्रिय पेप्सिनोजोन होते हैं उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, और ये पेप्सिन प्रोटीन को पाचन में काम कर जाता है। और उसके अलावा यह क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक का भी कार्य करता है। यह काफ़ी हार्ड अम्ल होता है, पचा देता है। कभी कभी आप देखते होंगे, ये आप महसूस किस तरह से करेंगे, कभी कभी आपको ढकार आएगा या वोमिटिंग टाइप से होगा, तो उस समय खटापन जो आता है तो वही होता है, इसमें उसकी मात्रा होती है, इसके कारण वो ऐसा लगता है। तो ये सुरक्षित होता है। तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये देखना है कि जरूर ये पाचन में सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वह अपने आप को किस तरह से स्टोमिक सुरक्षा करता है, तो साथ साथ में श्लेष्मा भी छोड़ता है। और यह श्लेष्मा क्या करता है, यह जो अमाशय की कोशिकाओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से सुरक्षित करता है। वो श्लेष्मा, वो चिकनापन होता है, एकदम पूरा चिकना चिकना सा होता है। नेक्स्ट 29 के बाद 30 में आइए। 30 में हम लोग चलते हैं, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। अब देखिए मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण, अब पहले ये समझना होगा भोजन में, मानव शरीर में भोजन, अब भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में हो रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब अधिकांश भोजन वहीं पर हो रहा था तो हम लोगों ने यह भी जाना था कि वहाँ पर क्या हो रहा था, अधिकांश भोजन का पाचन, जिसमें से हम लोगों ने देखा था वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी का पाचन हो रहा था। तो वहीं पर रक्त के द्वारा अवशोषण भी हो रहा था, और उस अवशोषण करके उसे क्या कर रहा था, शरीर के विभिन्न भागों में रुधिका और लसिका में मिश्रित कर भेजा जा रहा था। तो ये छोटी आंत हो जाएगा, बिल्कुल 13 का जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, यहाँ का प्रारंभ कहाँ पर हो जाता है, याद करिए, छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रसनली और उदर। अब इस प्रश्न को समझने के लिए अब आपके माइंड में उठा हुआ कि ऑप्शन तो छोटी आंत भी समझ में आ रहा है, और बड़ी आंत भी समझ में, मुख गुहा भी समझ में आ रहा है, और छोटी आंत भी समझ में आ रहा है। अब ये उदर क्या होता है, तो उदर को ही हम लोग पेट कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पेट, इसी को स्टोमिक, अमाशय भी कहिए, है ना, यही होता है। अब बताइए प्रोटीन का पाचन यहाँ प्रारंभ कर रहा, अब पाचन तो छोटी आंत में भी हो रहा था, ऑप्शन नंबर ए है ना, लेकिन प्रारंभ कहाँ से हो रहा था। अब बताइए क्या छोटी आंत से पहले क्या आ रहा था, तो छोटी आंत से पहले तो भोजन का पाचन स्टार्ट मुख गुहा से, मुख गुहा का ही पार्श्व भाग ग्रसनी था, ग्रसनली से ग्रसनलिका में आया, और इस ग्रसनलिका के बाद क्या हुआ था, अमाशय आया था, पेट आया था, और इस पेट के बाद छोटी आता है। तो यहीं पर ना अमाशय हम लोगों ने देखा था कि इस अमाशय में क्या हो रहा था, इस अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो रहा था, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो रहा था, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा था, निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में परिवर्तन कर रहा था, और ये पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण हो रहा था। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन का जो प्रारंभ वह उदर, पेट, स्टोमिक से ही हो जाता है। और कहाँ से होता है, छोटी आंत में भी होता है, वो भी हम लोगों ने देखा, जिसमें से हम लोगों ने अभी ऊपर प्रश्न जाना कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो जहाँ पाचन से मुख्यतः अधिकांश भाग ज़्यादा होता है वहीं पर अवशोषण भी होता है।
नेक्स्ट 32 में देखिए, अमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। आ गया ना प्रश्न। अभी हमने चर्चा किया कि अमाशय, जिसको हम लोग उदर कहते हैं, पेट कहते हैं, स्टोमिक कहते हैं, तो ये अमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है। बिल्कुल सही बात है। अब इस स्त्रावित क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका है यह निष्क्रिय पेप्सिन ओजोन को पेप्सिन में बदल देता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में करता है। तथा साथ में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह क्या करता है? जीवाणुनाशक होता है, यानी जीवाणु को मारने में अहम भूमिका निभाती है। अब यह कह रहा है कि वो तो ठीक है, जीवाणुओं को मार देती है, भोजन को भी तोड़ने में मदद करती है, लेकिन स्वयं वह उससे अप्रभावित क्यों रहती है? क्यों उसको प्रभाव में पेट को करता है? तो वह क्या करता है? साथ में एक अमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी मकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। वह मकस का भी स्त्राव करती है, श्लेष्मा का स्त्राव करती है, और ये श्लेष्मा क्या करता है? उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से सुरक्षा करता है, उसको चिकना चिकना रहेगा। आप ज़्यादातर मतलब आप ये देख सकते हैं, जैसे गोट हो गया, गोट का कभी आप देख रहे होंगे, जिसे हम लोग आमतौर पर खस्सी कहिए, वहाँ पे भी अगर आप उसका ये पेट हो गया, स्टोमिक हो गया, अगर उसको देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से झिल्ली नुमा आकार रहेगा जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वही होता है स्ट्रक्चर, तो वही होता है। नेक्स्ट 33 में देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसक करता है? आपका पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ। आ गया प्रश्न, याद करिए। चर्चा हम लोग किए थे, चर्चा हम लोग तब किए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का अंग नहीं है, जिसमें से यकृत हम लोगों ने जाना था। तो यकृत की स्थिति हम लोग देखे थे कि यकृत की भूमिका कहाँ था? तो यकृत की भूमिका था कि उदर गुहा, जिसे हम लोग एब्डोमिनिमल कैपेबिलिटी कहते हैं, तो उदर गुहा जो होता है दाईं ओर डायफ्राम से लगा होता है, उसी के जस्ट निचले भाग में एक छोटी सी थैली होती है, उसी के नीचे पित्ताशय भी होता है। तो यही होता है, क्या होता है? तो इसमें देखिए वृक्क भी है, यकृत भी है, अमाशय भी, अंगनाशय। तो विषैले पदार्थ का अंग चूसक होता है, यानी विषैले पदार्थ को कौन करता है? उसको चूस लेता है और ख़त्म कर देता है। तो वह हो जाएगा ये हो जाएगा यकृत, हो जाएगा लीवर, हो जाएगा, है ना। अब कैसे होता है इसकी चर्चा हम लोग किए थे। क्या किए थे कि क्या होता है कि उत्सर्जन, शरीर के अवयवों में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप जो होता है, तो जल, CO2 व अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, अम्ल इत्यादि उत्पन्न होता है। उत्पन्न क्यों होता है? जब प्रोटीन का विघटन के फलस्वरूप जल और CO2 के अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, अम्ल इत्यादि उत्पन्न होता है, तो अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, और इसे जिसे यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन बदल देता है, और इन विषैले पदार्थ को अविषैले यौगिक में बदलकर प्रभावहीन कर देता है, जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसकी भूमिका है, विषैले पदार्थ का कौन अंग चूसक है? वह यकृत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अमाशय की चर्चा हम लोग किए, अंगनाशय की भी चर्चा किए। अंगनाशय कहाँ पर हो रहा था? अंगनाशय का हम लोगों ने देखा जब अमाशय से छोटी आंत जुड़ रही थी, यानी छोटी आंत का जो ग्रसनी स्टार्ट हो रहा था, उसी जगह पर अंगनाशय था। और इस अंगनाशय से हम लोगों ने क्या देखा कि इस अंगनाशय से क्या हो रहा था? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक एंजाइम इसमें पाया जा रहा था, जिससे अंगनाशय रस का भी निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन है एक। आ जाइए, पेप्सिन क्या है? चर्चा हुई है, 5 से 6 बार चर्चा हो चुकी है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। अब ये पेप्सिन है कहाँ? तो पेप्सिन हम लोगों ने देखा था ना अमाशय में, किस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजोन को पेप्सिन में बदलता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में भूमिका अदा करता है। पेप्सिन बदल देता। आ गया प्रश्न कि पेप्सिन बदल देता। अब आ गया देखिए, प्रोटीन से 2 ऑप्शन है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपको डिटेल पता होना चाहिए कि क्या करता है। जो पेप्सिन का जो कार्य है वह प्रोटीन को तो जरूर तोड़ता है, यानी प्रोटीन का पाचन जरूर करता है, लेकिन किस तरह से करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पहले करता है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन को यह पॉलीपेप्टाइड में पहले परिवर्तन करता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में यह परिवर्तन करता है। और ये देखिए, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन किया ना, फिर इरेप्सिन आ जाता है, पॉलीपेप्टाइड को जो होता है वह अमीनो अम्ल में परिवर्तन कर देता है। तो अब ये प्रश्न हो सकता है, ये भी पूछ दिया कि पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन करता है? तो इरेप्सिन आ जाएगा। अब यह इरेप्सिन का स्त्रावन कहाँ होगा? याद करिए, इरेप्सिन की चर्चा हम लोग किए थे, कहाँ किए थे? अंगनाशय में किए थे इरेप्सिन। अंगनाशय में नहीं, ये हो जाएगा इरेप्सिन कहाँ हो जाएगा? आ जाइए आपको, हाँ, छोटी आंत में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, वहाँ पे इरेप्सिन होगा। ठीक, तो इस तरह से प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से इरेप्सिन, उसको एमिनो अम्ल में कर देगा। कौन हो जाएगा? इरेप्सिन। तो ये भी ध्यान में रखना है। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल देता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन
निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन का रहा। अभी तो ऊपर चर्चा की कि जो हम लोगों ने स्पेशली प्रश्न पूछा था कि जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा प्रोटीन का किस पदार्थ में बदल जाता है। अब बताइए, प्रोटीन पहले टूटा पॉलीपेप्टाइड में और अंततः लास्ट में वो अमीनो अम्ल तक ही जाकर अमीनो अम्ल में टूट जाता है इरेप्सिन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब अमीनो अम्ल। तो देखिए, एक अगर यही थोड़ा सा डिटेल अगर आप अच्छे से बेसिक पढ़ लिए हो तो परेशानी नहीं होगा। प्रश्न किसी भी तरह पूछा जाए, पूछ दिया ना प्रोटीन का किस पदार्थ में बदल जाता है तो लास्ट में एमिनो अम्ल आया ना। अब हो सकता है ये भी पूछ दिया जाता है पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल में भूमिका किसकी होती थी? इरेप्सिन होता है। इरेप्सिन का स्त्रावन कहाँ होता है? वो छोटी आंत में था। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? देखिए, छोटी आंत में इरेप्सिन की चर्चा की ना, तो वहाँ पे माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज, ये सभी अन्य एंजाइम भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इरेप्सिन ही होता है। तो हम लोग जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे चर्चा करते चलेंगे, अन्यथा ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, आप घोच पोच हो जाएगा। तो जैसे जैसे आ रहा है तो आप एक एक कर हम लोग चर्चा करते हुए चल रहे हैं ताकि वो दिमाग में एडजस्ट हो जाए। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? याद करिए, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कौन कर रहा था? वह यकृत था। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख रहा है कि ग्लाइकोजन जो होता है वह क्या हो रहा था, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रहा था। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या था जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि ये क्या करता है, ग्लाइकोज किस तरह से करता है कि यकृत जो होता है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, उपापचय कैटाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म। चयापचय में हम लोग देखे थे ना, चयापचय होता है तो दो प्रक्रिया होता है, एक कैटाबोलिज्म भी होता है और मेटाबोलिज्म भी होता है। तो उपापचय और ये उपापचय और ये कैटाबोलिज्म और बेटाबोलिज्म। तो कैटा में क्या होता है, उसको अणु को तोड़ देता है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मेटा में क्या हो जाता है, स्वयं ऊर्जा उसको प्राप्त होता है टूटने के बाद। तो इसको चयापचय कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का जब उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है ये, और इसके साथ ही यकृत वसा विटामिन एवं खनिज पदार्थों का भी संचय करता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का जमा कौन करता है? वो यकृत करता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, है ना। और जो ये प्रक्रिया होता है ना, यकृत तथा पेशियों में संचित हो जाता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया के ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या होता है, रक्त में उपस्थित जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज को यकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है ना। किस में कर देता है? वह ग्लाइकोजेन में। तो किसकी सहायता से? वो इंसुलिन हार्मोन। तो इसलिए होता है इंसुलिन बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी ग्लूकोज जो होता है जो टूट कर जिस तरह से वो क्या होना चाहिए ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया उसी में बाधित हो जाता है ना। इसलिए ना क्या बोलते हैं कि मधुमेह, इसी को मधुमेह रोग भी कहते हैं। जो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में क्या होना कि ये इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाना, वही हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, वो ग्लूकोज को तोड़ने में, उसको संचय करने में असफल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त किसके द्वारा? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। जमा कहाँ हो जाता है? पित्ताशय में हो जाता है, क्योंकि जस्ट उसके नीचे एक थैलीनुमा आकार होता है, स्त्राव करता है पित्ताशय और जमा हो जाता है। ये भी हम लोग को जाना, जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज होता है वह यकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन की सहायता से क्या करता है, ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। इसलिए मधुमेह जो रोग होता है उन लोगों को मीठा खाने का वर्जित किया जाता है उससे। क्यों? क्योंकि वो काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, उसको क्या करता है, ग्लाइकोजेन में परिवर्तन करता है। और जब उसका सही से क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, इसके कारण खतरा बढ़ जाता है। पित्त जमा होता है। पित्त देखिए, पित्त का स्त्रावन कहाँ होता है, यकृत से होता है, लेकिन वो जमा कहाँ होता है, वो पित्ताशय में चला जाता है। तो वही जस्ट जो यकृत होता है ना, यकृत के जस्ट नीचे थैलीनुमा आकार होता है, उसी में पित्ताशय होता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का प्रमुख कार्य है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन करना। ऑप्शन बी में वसा अम्ल का ग्लिसरॉल व वसा में परिवर्तन करना, वसा का पाइलसीकरण इमल्सीकरण करना। तो देखिए, पित्त का प्रमुख कार्य इन सभी में से है कि वसा का इमल्सीकरण करना, यानी वसा का पाइसीकरण करना, यही इसका मुख्य कार्य है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? इमल्सीकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इमल्सीकरण मतलब छोटे छोटे में उसको तोड़ना होता है, मुख्य भूमिका यही होता है इसका। इमल्सीकरण का मतलब यही हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 में, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? अब आ जाइए, ये कॉन्सेप्ट तो कुछ दूर तक हम लोगों ने क्या देखा, रुधिर से रिलेटेड था, यानी पाचन तंत्र से था। अब हम लोग परिसंचरण तंत्र से कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो परिसंचरण तंत्र की बात की जाए
तो परिसंचरण तंत्र की खोज है जो वह अंग्रेजी जो वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे के द्वारा कब किया जाता है? 1628 ईस्वी में किया जाता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय संवहनी तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण शरीर में रुधिर के संचय जो संचरण होता है में सर्वाधिक भूमिका हृदय का ही होता है, तो इसलिए इसको हृदय संचरण तंत्र भी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र को हृदय परिसंवहनी तंत्र भी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि हार्वे हो जाएगा जो उन्होंने 1628 ईस्वी में इस कॉन्सेप्ट को दिया। पेस मेकर का संबंध क्या है? अब देखिए, परिसंचरण तंत्र में जैसे ही हम लोग घुसे तो इसमें क्या होगा, हृदय का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगा, क्योंकि पूरे हृदय ही होगा जो क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करेगा। अशुद्ध रक्त को अलिंद के बाद निलय के द्वारा उसको फेफड़ा में भेजा जाएगा, वहाँ से प्योरीफायर होगा। फिर जो दायां तो अशुद्ध रक्त में उसमें जाएगा और दायां से शुद्ध रक्त को पूरे बड़ी के शरीर में वह उसको पंपिंग किया जाएगा। और यही पंपिंग की वजह से हम लोग क्या करेंगे, रक्तचाप को भी जानेंगे, क्या होता है रक्तचाप वो भी समझेंगे, उच्च रक्तचाप, रिक्त रक्तचाप तो वो भी समझेंगे। तो ये मुक्त परिसंचरण तंत्र में हार्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। आइए चर्चा करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में हम लोग। तो हार्वे हो जाएगा विलियम हार्वे। पेस मेकर का देखिए, पेस मेकर संबंध होता है वह होता है हृदय से होता है। ये हृदय जो हार्ट होता है इसे चलाने के लिए एक कृत्रिम उपग्रह है, एक कृत्रिम उपकरण है पेस मेकर। एक छोटा सा उपकरण है जो मानव हृदय के साथ ऑपरेशन करके लगाया जाता है, यानी छोटा सा एक उपकरण होता है। आप इसे कह सकते हैं हृदय की गति को नियंत्रण करने में मदद करता है। अगर कम है तो उसे थोड़ा ज़्यादा कर देगा, अगर ज़्यादा है तो कम करेगा। अब आपके मन में कम ज़्यादा क्या है ये, क्योंकि आपको पता होगा ना ये कम ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर कम है तो बताइए क्या शरीर को, संपूर्ण शरीर को क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा तो हार्ट अटैक आएगा, ये सभी प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है, बहुत कुछ प्रभावित हो सकता है। तो ये ज़रूरी है उसको बनाए रखना, क्योंकि उसी के माध्यम से क्या होता है, पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो पेस मेकर का काम है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, तो यही हो जाएगा सी में। दिल की धड़कन जो होता है उसे प्रारंभ करना, उसे बनाए रखना। यह एक कृत्रिम क्या उपकरण है जो ऑपरेशन कर हृदय के अंदर में लगाया जाता है, जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है। नियंत्रित कम को भी ज़्यादा और ज़्यादा को भी कम, ये दोनों रूप में ये करता है, अल्टरनेट काम करता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक इसी को हम लोग पेस मेकर को ही हिंदी में गति प्रेरक कहते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, यह क्या होता है, संबंधित हृदय से है। जो हम लोगों ने देखा कि छोटा सा उपकरण होता है जो मानव हृदय के साथ ऑपरेशन कर इसमें लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट में आइए, 45 निम्न में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? अब इसे समझने के लिए आपको तो हृदय की चर्चा हम लोग शॉर्ट में कर लिए कि हृदय वह अंग है जो शरीर को क्या करता है, ब्लड पहुंचाता है। यानी शरीर को आप कहिए कि मनुष्य अगर जिंदा है तो उसमें हृदय की इंपॉर्टेंट रोल है। वह क्या करता है, पूरे शरीर को ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है, और जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको प्यूरीफायर करने का भी कार्य वही करता है। अलिंद निलय उसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। 4 कोष्ठ होते हैं, चारों कोष्ठ की अहम भूमिका है उसमें। तो ये हृदय हो गया, सिरा हो गया, धमनी हो गया। तो पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें धमनी को समझना। कोशिका की चर्चा तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जिस तरह से घर के निर्माण के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, कई ईंट मिलकर एक घर का निर्माण करता, ठीक उसी तरह एक मनुष्य अगर कोई भी जीव निर्मित है तो कोशिका की उसमें अहम भूमिका होती। कई लाख कोशिका मिलकर एक शरीर का निर्माण करता, और उस कोशिका में हम लोगों ने देखा था किस तरह से कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर जाएगा तो कोशिका द्रव होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद उसमें प्लास्टिड होगा, उसके बाद अंदर द्रव झिल्ली होगा, केंद्रक होगा। इन सभी की चर्चा हम लोग विस्तार से किए थे। तो धमनी हो जाएगा, तो हम लोग अब धमनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसे समझेंगे तभी हम लोग रक्तदाब समझेंगे। अब देखिए धमनी क्या होता है। धमनी ऐसी रुधिर वाहिकाएं हैं, यानी ऐसी रुधिर वाहिनियां हैं जो हृदय के शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। यही धमनी होता है जो क्या करती है, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं वहाँ तक वह मतलब धमनियों जो होता है धमनियों की सहायता से वह क्या करती है, शुद्ध रुधिर यानी शुद्ध प्यूरीफायर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। यानी कि ले जाने का, लाने का काम यही एक तरह से इसे आप कह सकते हैं कि यह उसका एक क्या होता है, मार्ग है, पंप है जो उसे ले जाता है। तो यही धमनियों का इंपॉर्टेंट। धमनियों की दीवारें अपेक्षाकृत मोटी, पेशीय एवं लचीली होती है। इस कारण धमनियाँ सिकुड़ और फैल जाती है। तो इसकी जो दीवारें होती है, जो आज इस तरह से धमनी होता है ना, इसकी दीवारें मोटी होती है, अपेक्षाकृत दीवारें मोटी होती है, पेशीय लचीली होती है, जो क्या कर सकते हैं, दाब को संभाल सके। इस कारण धमनियाँ सिकुड़ और फैल दोनों सकती है। उच्च दाब सहन करने की क्षमता भी इसमें होती है। अब उच्च दाब, क्योंकि आपको पता होगा जब क्या हो जाता है, जब हृदय पंपिंग करता है तो वहाँ पर उच्च रक्तचाप होता है, यानी कि वह झटका से वहाँ पर
ब्लड निकलता है, और वहाँ पर जब ब्लड निकलने के कारण वहाँ पर क्या हो ना, दाब अधिक होता है, और उस दाब को सहने के लिए थोड़ा मजबूत चाहिए, तो वहाँ मजबूती होती है धमनियाँ, तो इसलिए कहा गया है कि उच्च दाब सहन करने की इसमें क्षमता होती है। क्योंकि जब वो, तो इसलिए होता है ना, जब स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या कहता है रक्त दाब मापा जाता है, तो आप देखते होंगे इसका जो मीटर है, एक स्टैंडर्ड मीटर 180 और 120 और 80, वो भी समझेंगे क्या है 120 180, समझेंगे बारीकी से हम लोग। तो ये होता उच्च दाब सहन करने की क्षमता होती है। तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं। तो रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को ही रक्तचाप कहते हैं। यानी जब बह रहा है रक्त, तो जो रक्त वाहिनियाँ उस पर जो दबाव लगता है, मुख्यतः यह दबाव को देखने को कब ज़्यादा मिलता है? जब हृदय से क्या होता है, पंपिंग होता है। यानी ब्लड जब पंपिंग होता है, जैसे क्या होता है, एक होता है सिकुड़ता है और फिर अपना वो शिथिलावस्था में आता है। तो जैसे ही वो सिकुड़ता है तो ब्लड निकलता है, और जब से ब्लड निकलता है तो वहाँ पर थोड़ा दाब उच्च होता है, क्योंकि उच्च इसलिए होता है क्योंकि वह पूरा शरीर में जाना होता है, तो थोड़ा सा उस दाब को सहन करने की इसमें क्षमता होती है, इसलिए मोटी लचीली और पेशीय होती है धमनी। तो ये होता है। तो हम लोगों ने समझा कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को ही रक्तदाब कहते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर व्यक्ति सोया हुआ है तो वहाँ पर रक्तदाब क्या होता है? थोड़ा नॉर्मल होता है, आप कह सकते हैं घटता है। क्यों? क्योंकि वह शिथिल अवस्था में जब वह कोई काम कर रहा है तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा क्या करता है, वह ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए वहाँ थोड़ा अधिक होता है। तो इसलिए सोने के समय रक्तदाब थोड़ा घटता है, नॉर्मल से थोड़ा नीचे रहता है। नेक्स्ट देखिए, रुधिर दाब मापक यंत्र है। रुधिर दाब मापक यंत्र है। रुधिर को पहले रुधिर दाब क्या था, जिसी को हम लोग रक्त दाब भी कर रहे थे, वही हिंदी रुधिर दाब है। तो रक्त दाब, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर सब एक ही शब्द है, तो वही ब्लड को रुधिर कहा गया, रक्त कहा गया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि रुधिर क्या है, रक्तदाब क्या था, जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है, इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तदाब कहते हैं। यानी कह सकते हैं हृदय रक्त के माध्यम से धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त को प्रवाह करता है, यानी उसको विनियमित करता है। विनियमन का मतलब ही होता है नियंत्रित करना। इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तदाब कहते हैं। तो जो इसका मापक यंत्र है उसको हम लोग स्फिग्नोमीटर कहते हैं। अब स्फिग्मेनोमीटर क्या होता है, अब इसे हम लोग समझेंगे। स्फेग्नोमीटर, जो स्फेग्नोमीटर होता है वह क्या होता है, रक्तदाब को मापने में अहम भूमिका अदा करता है। अब स्फेग्नोमीटर में जो स्टैंडर्ड इसका जो मतलब इसको कहा जाता है कि 120/80 होता है। अब 120/80 क्या है, तो अब देखिए जो, अब हम लोग को पहले ये समझना होगा, क्या समझना होगा कि ये जो रक्तदाब होता है, यानी मुख्यतः आप इसको कह सकते हैं कि जो संपूर्ण शरीर होता है, तो हृदय का जो स्कंदन दो अवस्था होता है, एक संकुचन और अनुशीतलन। तो संकुचन होता है जिसमें देखा ना हम लोग, संकुचन होने पर क्या होता है, ब्लड हार्ट से निकलता है और शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। और फिर अनुशीतलन का मतलब होता है कि अपने आरंभिक यानी पुनर्वस्था में आना, वो जैसा वैसा होना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब वो सिकुड़न होता है यानी ब्लड जब वो निकलता है हार्ट से, तो थोड़ा तेजी होता है, दाब उसमें अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण वो जो क्या होता है, वो थोड़ा दिखाता भी अधिक है। तो स्टैंडर्ड 120 हो गया, अप 180 और डाउन हो गया 80 हो गया। तो यही होता है, इसे हम लोग कहते हैं। और इसी को जो हम लोग कहते हैं, जैसे संकुचन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको सिस्टोलिक कहते हैं। इंग्लिश में उसको संकुचन को सिस्टोलिक कहते हैं, और जो अनुशीतलन यानी जो अपने पूर्वावस्था में आ जाता है उसको डायस्टोल कहते हैं। तो ये होता है सिस्टोल, डायस्टोल भी कहकर कहीं कहीं इंग्लिश में भी संबोधन होता है। तो स्फिग्नोमीटर होता है। तो इसलिए जो मनुष्य का जो नॉर्मल होता है स्टैंडर्ड, वो 120/80 होता है। 120 किसको दिखा रहा है, वो 120 दिखा रहा है कि जब संकुचन हुआ हृदय, यानी जब संकुचन हुआ तो उससे ब्लड निकला, जब ब्लड निकला तो वह थोड़ा तेज़ी से निकला। क्यों निकला तेज़ी से, क्योंकि उसको पूरा शरीर में पहुंचाना, तो उसकी गति तेज होती है, और उसे सहने के लिए धमनियों के पास क्या होती है, संकुचनशील पेशियाँ होती है, मोटी होती है, यानी इस तरह की पेशियाँ होती है जिसको बर्दाश्त, तो इसके कारण वो 120 दिखाता। और जब पुनर्वस्था में वो आ जाती है यानी शीतलन अवस्था में, तो वह 80 होता है, क्योंकि वो नॉर्मल में आ जाती है तो कम होता है। ये स्टैंडर्ड होता है, यानी 90 से कहिए 120, ये स्टैंडर्ड यही होता है। तो इस तरह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फिग्नोमीटर कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है, उसमें जो देखा जाता है कि क्या है इसका सिस्टोलिक क्या है, यानी सिस्टोलिक का अर्थ हो गया इंग्लिश सिस्टोलिक हो गया, और इसका संकुचन क्या है, और संकुचन उसके बाद क्या हो, डायलोस्टिक। डायलोस्टिक मतलब क्या हो गया, वह उसका शिथिलन, यानी अनुशीतलन क्या है, यानी नॉर्मल अवस्था में क्या, उससे पता चल जाता है कि शरीर क्या है आपका, उच्च रक्तचाप है कि निम्न रक्तचाप है। अगर निम्न रक्तचाप रहेगा
तो शरीर को जो ब्लड होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड वह नहीं मिल पाएगा पर्याप्त मात्रा में। जब नहीं मिल पाएगा तो हार्ट अटैक आने की संभावना, अन्य तरह की दर्द, ये सभी से आपको जूझना पड़ सकता है। तो यह एक काफ़ी विज्ञान में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इससे पता चल पाता है क्या रक्तदाब है। देखते होंगे आप नॉर्मली आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाने जाते हो तो जरूर ब्लड प्रेशर देखा जाता है। अब जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन क्या है? यह एक कृत्रिम हृदय है। अब आइए जार्विक सेवन के बारे में जानते हैं। ये जार्विक सेवन जो है अब कब और किन परिस्थितियों में इसे बनाया गया है? देखिए, डॉक्टर क्लार्क को कृत्रिम हार्ट लगाया गया था। एक डॉक्टर क्लार्क थे, उन्हें कृत्रिम हार्ट लगाया गया था। जो हार्ट लगाया गया था वह किनके द्वारा लगाया गया था? वह लगाया गया था ये जार्विक के द्वारा ही। डॉक्टर, ये पूरा नाम देखिए ना उनका, थोड़ा सा भूल रहे हैं, हाँ रॉबर्ट जार्विक था, उन्हीं के द्वारा लगाया जाता है। मुख्यतः कहा जाता है जब इन्हें लगाया जाता है ऑपरेशन के द्वारा, जब कृत्रिम हार्ट लगाया जाता है, इसकी बात की जाए तो आकृति थोड़ा ये नेचुरल हार्ट से थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वजन दोनों का समान ही था। जब इन्हें डॉक्टर क्लर्क में लगाया जाता है तो बोला जाता है कि ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक सक्षम हो जाता है, लेकिन उसके मतलब इसके बाद उनमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड निकलना, मतलब इस तरह से प्रॉब्लम, ब्लीडिंग प्रॉब्लम आ जाता है। फिर 112 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था जार्विक सेवन, जो क्या किया गया था, डॉक्टर रॉबर्ट क्लार्क, जो डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक के द्वारा लगाया गया था, उन्हीं के नाम पर जार्विक सेवन इसे कहा गया था। तो कृत्रिम हृदय था, लगाया गया था डॉक्टर क्लार्क को। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है 1983 ईस्वी में 23 मार्च को। लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? अब देखिए, लव डब इसे समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि क्या होता है। दिल की धड़कन के दौरान हृदय पेशियों का विभवांतर के कारण उत्पन्न हुए वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जिसको ईसीजी कहते हैं। प्रयुक्त उपकरण को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। तो अब एक ये समझना होगा, ये तो ईसीजी समझे कि जो हृदय के पेशियों के विभवांतर के कारण जो उत्पन्न होता है विद्युत परिवर्तन के रिकॉर्ड करता है, उसको कहते हैं ईसीजी। अब इसे लव डब को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा कि एक उपकरण होता है, चिकित्सीय उपकरण होता है, जो हृदय को, श्वास को और आंत के ध्वनि सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। उसे हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। और इस स्टेथोस्कोप जो होता है, जो हम लोगों ने क्या जाना, हृदय, श्वास और आंतों की ध्वनि को सुनने के लिए क्या था। हृदय में बल्ब के कार्यविधि के कारण, जो हृदय में बल्ब होते हैं, क्योंकि हृदय में हम लोगों ने देखा ना कि 4 कोष्ठक होते हैं, दायां लिंद, बायां लिंद और दायां लिंद के नीचे दायां निलय और बायां निलय। तो ये 4 कोष्ठक होते हैं। और जब ये कार्यविधि होता है, हृदय में बल्ब भी लगे होते हैं, जो कि आपको देखेंगे कि किस तरह से दायां से दायां लिंद से दायां निलय क्या होता है, वह जिसमें होता है अशुद्ध रक्त होता है, जो फेफड़े को ले आता है, फिर वहाँ शुद्ध होता है, फिर बायां शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुँचाता है। तो ये जो विधि होती है वो बाल्ब होता है। बाल्ब होता है जो कि अगर दायां से बायां में चला जाए तो रिटर्न वो उसके पास नहीं है, एक बाल्ब होता है, कैप कहिए उसे आप, वो लगा होता है। तो वही होता है, बाल्बों की क्रिया विधि के कारण आवाज़ उत्पन्न होती है। हृदय द्वारा उत्पन्न आवाज़ 4 भागों में बांटा गया है। तो जो हृदय द्वारा उत्पन्न होता है उसके 4 भागों में बांटा गया, S1, S2, S3, S4। तो S1 जो होता है उसे हम लोग लव कहते हैं। यह एक लंबी ध्वनि होती है। लंबी ध्वनि किस प्रकार से होती है, जब निलय, जो निलय होता है, जब वह सिकुड़ना प्रारंभ होता है तो अलिंद निलय बल्बों के बंद होने के कारण यह लव उत्पन्न होता है। और S2 जो होता है डब होता है। ये छोटी ध्वनि होती है लम की तुलना में। ये कब होती है, तो वो हम लोगों ने देखा कि जब ये निलय सिकुड़ता है तो प्रारंभ जो निलय सिकुड़ने के प्रारंभ अवस्था में, और जब ये क्या होता है, निलय सिकुड़ने के पश्चात सिकुड़ जाता है, उसके पश्चात जो ध्वनि उत्पन्न होता है और चंद्राकार बाल्बों के कारण जो उत्पन्न होता है उसे डब कहते हैं। यही लव डब होता है, जो क्या होता है, हृदय के द्वारा उत्पन्न होता है। इसे हम लोग चेक करते हैं स्टेथोस्कोप, अगर आप लगाएंगे शरीर पर तो वो आवाज़ आपको सुनाई देगा। और S3 S4 बहुत धीमी ध्वनि होती है, जो समानतः सुनाई ही नहीं देती है वे निलय के भरने और अलिंदों को सिकुड़ने से उत्पन्न होता है। तो ये हम लोगों ने लव डब के बारे में जाना, किस प्रकार से हृदय द्वारा उत्पन्न आवाज़ जो 4 भागों में बांटा गया था, S1, S2, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब निलय क्या होती है, सिकुड़ने के प्रारंभ अवस्था में होती है, तो लव आवाज़ जो ध्वनि क्या होती है, थोड़ी लंबी ध्वनि होती है। वही डब होता है जब निलय के सिकुड़ने के पश्चात अर्धचंद्राकार बल्ब से जब उत्पन्न होती है तो वो डब होता है। फिर और भी 2 था, S3 S4, जो बहुत कम सुनाई देती है, बहुत धीमी होती है। 50 में हम लोग देखेंगे मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। अब एक सोच लीजिए, मनुष्य का जो हार्ट होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो वही करा एक बार धड़कने में, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 60 मिनट को 72 से आप भागा दीजिए तो सेकेंड में ही आएगा। अगर आप नॉर्मली कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो 0.8 सेकेंड ही प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर में मिलते हैं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप सजेस्ट कमेंट कर सकते हैं।